नमस्कार, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आपका केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस एग्ज़ाम टियर 2 के लिए। सोशल साइंस का है ये। जैसा कि आपको पता है कि टियर 2 चाहे ईएमआरएस का हो, चाहे केवीएस का हो, सबका सब कुछ सेम होता है। हम 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू सोशल साइंस के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपका इसका डिस्क्रिप्टिव भी इसमें दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, इसके आंसर के बारे में भी? हाँ, इसके आंसर के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं और इसका आंसर हम इस बुक से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस बुक में डायग्राम वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है। देख लो, जैसे आंसर नंबर 1 है, सीधा-सीधा दे दिया है और ऐसे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो हम क्या करेंगे कि डायग्राम वगैरह का यूज़ करके हमने ये देखिए इसकी आंसर राइटिंग की हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो, पूरा आंसर राइटिंग हमने इसमें कर रखा है, तो इसका भी हम एनालिसिस बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है? तो इसका जो सेट है, इसी सेट का आंसर इसमें हमने किया हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है आपका इसमें क्वेश्चन करेंगे, इसमें से आंसर का एनालिसिस करेंगे जिससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। तो ये केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के लिए है। ये आपका यूथ पब्लिकेशन की बुक है। बढ़िया किताब है, अच्छी किताब है, लेकिन मुझे इसमें समझ में नहीं आया इसका वो डिस्क्रिप्टिव वाला जो क्वेश्चन है। बाकी आज एमसीक्यू कर लेते हैं, कल हम इसकी आंसर करेंगे, आंसर राइटिंग। चलो चलते हैं। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है मिलान वाला है हिस्ट्री का। तो जैसा आपको पता है कि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन पॉलिटी, 10 इकोनॉमिक्स, 10 ज्योग्राफी के आएंगे, 40 क्वेश्चन एमसीक्यू में और बाकी आपका 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, लिखने वाले हैं। ठीक है? इसमें आपको 100 से 120 या 130 शब्द लिखने होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 60 नंबर का होगा। तो चलिए चलते हैं सीधा। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसमें जो आपका दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना? तो दादा भाई नौरोजी ने ये दिया था। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने दिया था। इसके अलावा आपका मौलाना आजाद ने क्या दिया था, इंडिया विंस फ्रीडम। और रमेश चंद्र दत्त ने आपका इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा एनसीईआरटी बेस पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित क्यों रही, इसके कारणों की पहचान कीजिए। नेताओं की पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, ज्यादातर नेता संपत्तिशाली वर्ग से आते थे या नए पेशेवर वर्गों की प्रमुखता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका डी हो जाएगा। तो ए बी सी मतलब इसका तीनों सही होगा। हालांकि हम इसको डी आंसर नहीं दिया है, इसको नहीं पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? तो ये तीनों आंसर आपका इसमें आ जाएगा। तो लॉर्ड केनिन कब से कब तक भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड केनिन जो आपका 1856 से 1862 तक था। जैसा कि आपको पता है कि इसको क्या नाम है, ये जब हमारा 1857 का क्रांति होता है ना तो इसी के शासन काल में होता है। रानी महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी इसी के शासन काल में आता है। ठीक है? इसको वायसराय बनाया जाता है। प्रथम वायसराय यही था। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला तो बुलंद होगा ही, साथ में आपको इसी तरीके की चाहे रिजल्ट से संबंधित हो या फिर और भी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बम गिराया उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था। जैसा कि पता हो कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 से। ठीक है? जब 1939 में प्रारंभ हुआ था पोलैंड पर हमला करके, तो और 1945 में समाप्त हुआ था। होने के बाद किसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो 6 अगस्त को जो है लिटिल बॉय क्या करता है, बम गिराता है। अमेरिका ने किस पर गिराया था, जापान ने गिराया था। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरे विश्व युद्ध में और पहले विश्व युद्ध में अमेरिका कौन से सन में भाग हो मतलब पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, काफी लंबा चौड़ा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको देखें। 1920 के दशक की शुरुआती समय वर्ष उपनिवेशिक भारत में औद्योगिक संगठनों के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण दशक था। मतलब ये कह रहा है कि जो 1920 का समय था वो क्या था, शुरुआती समय उपनिवेशिक भारत, हमारा जो उपनिवेशिक भारत में औद्योगिक संगठन, हमारा जो उद्योग वगैरह फल फूल रहा था, उत्थान का समय था। मतलब 1920 में काफी ज्यादा क्या हो रहा था, उद्योग वगैरह लगाए जा रहे थे। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है कि कौन सा असत्य है। तो क्या बोला है, जेडी बिड़ला तथा पुरुषोत्तम ठाकुर जैसे कई पूंजीपति ने उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के साथ प्रभावी रूप से वार्ता करने हेतु
सक्षम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य औद्योगिक हितों की सुरक्षा करने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर के संगठन की स्थापना की। यह बात बिल्कुल सही है। अब देखो बी नंबर छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इन प्रयासों की परिणति 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ के गठन में रूप में हुई, जिसमें भारत में विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल थे। ये भी सही होगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ को शीघ्र ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय जन समुदाय ने समान तौर पर मान्यता प्रदान की। ये भी बात सही, मान्यता दे देते हैं, लोग मान जाते हैं कि उस समय की प्रमुख राय के साथ साथ भारतीय पूंजीपति वर्ग के भीतर समग्र सहमति का प्रतिनिधित्व था। तो तीनों सही होगा। जो आंसर नंबर बी है इसमें से कोई नहीं, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुसेलिनी ने इटली की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु इनमें से कौन सा उपाय नहीं किया। तो देखो, मुसेलिनी का संबंध किससे, आपका इटली से है। इसने क्या किया था, यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किया था। इसने उत्पादन में सुधार करने हेतु प्रत्येक उद्योग हेतु परिषदों या निगमों की स्थापना की, जिसमें फासिस्ट पार्टी के कामगार, मजदूर, नियोक्ता एवं मनोनीत वर्ग के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। ये एनसीईआरटी के लाइन में दिया हुआ है। उसने कारखाने में 14 घंटे प्रतिदिन काम निश्चित किया, ये गलत बात है। इसने 14 घंटे काम निश्चित नहीं किया था, और कम किया था। ये भी एनसीईआरटी में है, तो इसका गलत ये हो जाएगा। ठीक है ना। और जो अपनाया उसको और देख लेते हैं। सरकार ने संपन्न वर्ग पर भारी कर लगाया, ये भी बात सही है। उसने कारखाना मालिकों को अपने कर्मचारियों के जीवन बीमा कराने के योगदान देने हेतु विवश किया था, मतलब जीवन बीमा भी कराया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसने पूछा था नहीं, तो 14 घंटे प्रतिदिन कार वाला ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद ने क्या किया था, नए प्रकार के लगावों को बढ़ावा दिया था और नए प्रतीकों और चिन्हों को बढ़ावा दिया था। तो इसका आंसर ए और बी होगा। सी अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पेपर में आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, उस सामूहिक खेती का नाम की पहचान करें जिसमें किसानों को 1929 में स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम के तहत खेती करने के लिए मजबूर किया। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कोल खोज। अब देखो स्टालिन का होता है, स्टालिन आपका जो रूस की क्रांति हुई थी ना, रूस की क्रांति के बाद 1928 में स्टालिन ने क्या किया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, मतलब रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 में लाया था। किसने लाया था, आपका स्टालिन ने लाया था। 1929 में, देखो 28 में लाया था, याद रखना। 1928 में स्टालिन ने रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई थी। ये तो हो गया आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा बात करेंगे 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक मंदी हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका शेयर बाजार में तेजी से गिरावट के कारण आर्थिक मंदी हुई थी, ये भी ध्यान रखना। पूछा, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों? क्योंकि देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पाए। रेडिकल सोशलिस्ट नेता शोतेब के षड्यंत्रों के कारण, फ्रांस में हुए गृहयुद्ध के कारण उपयुक्त में से अधिक। तो इसमें सब कुछ सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, आपका 10वां क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ आज केवल 20 ही क्वेश्चन रखेंगे, फिर 20 क्वेश्चन अलग से एमसीक्यू रख लेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो नीचे दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने का बस्तिल किला लोगों से घृणा का केंद्र होता। सही बात है, क्योंकि बस्तिल के किले में लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था। ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और बस्तिल के किले में राजा वाल्तेर को भी रखा गया था, दिदरो को भी रखा गया था, ये बात ध्यान रखना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बस्तिल के किले को सुरक्षित रखा गया नहीं। 14 जुलाई 1789 को बस्तिल के किले को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। बस्तिल किले को गिराने के साथ ही क्रांति का प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, मतलब ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई, 1952 में लागू की गई। ठीक है ना। अब देखो 1952 में एक चीज और हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, राष्ट्रीय विकास सामुदायिक कार्यक्रम, ठीक है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदी बेसिन में कौन सा दक्षिणतम भाग में स्थित है। देखो कावेरी नदी, जो कर्नाटक से निकलती है ना, कावेरी नदी सबसे दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, वृहद हिमालय लघु हिमालय किसके द्वारा अलग किया जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे बोलते हैं आपका एमसीटी। ये हमारी नोट्स में लिखा हुआ है, आपका चित्र के माध्यम में दिखाएंगे आपको कभी। भारत का दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में अंशांश तक निर्धारित है। जो भारत का सबसे दक्षिण है, ये उत्तर या दक्षिण है, तो दक्षिण सीमा क्या होती है, पाँच 5 डिग्री 45 6 डिग्री 45, ठीक है, ये होता है आपका
उत्तर दोनों में होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 6 डिग्री 45, ठीक है ना? ये होता है। समुद्र तट पर कोहरा किस कारण उत्पन्न होता है? तो समुद्र तट पर कोहरा आपका अभिवहन के कारण होता है। समुद्र है, समुद्र में देखते हैं ना कोहरा ही कोहरा हो जाता है, किसके कारण? अभिवहन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत की पहचान ध्रुवीय प्रकाश ओरोस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आयन मंडल होगा। महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त समुद्र मैदान के बीच फैले क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आपका क्या होगा? महाद्वीपीय ढाल। देखो ये बोला है जल सीमा और गर्त के बीच, मतलब जैसे यहाँ पे जल है ना और यहाँ पे गड्ढा है, मान लो यहाँ पे गहराई है, यहाँ पर आपका जल है, तो जल से गहराई में जाने के लिए हम क्या करते हैं? ढाल ढाल धीरे 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 ढाल आता है, तभी तो गहराई आती है। जैसे तो स्विमिंग पूल में जाते हो आप, धीरे 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 ढलान के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से क्या कहाँ चले जाते हो? गहराई में चले जाते हो। तो यही होगा महाद्वीपीय ढाल। निम्नलिखित में से कौन सी असादी चट्टानें कार्बनिक रूप से बनती है? तो चूना पत्थर। इजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये भी पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा ढंग से मेल खाता है? देखो इसमें केवल स्थल मंडल 100 किलोमीटर, यही वाला मेल खाता है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक शब्द क्या है? तो उसका आंसर होगा हंटर। ठीक है, तो आगे का जो हम क्या है कल डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन, और एक वीडियो का 2 वीडियो में बनाऊंगा। 20 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ये जो क्वेश्चन है ना, इनका पूरा एनालिसिस भी हम यहाँ से करवा देंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? देख लो, पूर्व औद्योगिक क्रांति का आंसर हमने यहाँ लिखा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या फ्रांसीसी क्रांति एक महिला वर्ग थी? देख लो, क्या फ्रांसीसी क्रांति मध्य वर्ग थी? तो सबका आंसर राइटिंग हमने लिख रखा है। अब इसका आंसर दिखा देते हैं, ऐसा नहीं कि हमने इसी में से उठा के लिख दिया है। जैसे ये देखो, औद्योगिक क्रांति वाला क्वेश्चन का आंसर ये है पूरा, ये हमने कैसे लिखा है? फ्लो चार्ट का यूज करके बढ़िया निष्कर्ष वगैरह दिखा के हमने यूज किया है। ठीक है, तो आप लोग को भी ऐसे ही लिखना है। देख सकते हो हमने ये मैप बना के बढ़िया सा सब कुछ, जैसे भारत में कितने भूभाग खंडों बांटा गया, देख लो मैप के जरिए। और इसमें क्वेश्चन आप देख लो, कहाँ है आपका, भारत को कितने भू आकृति खंडों में बांटा गया है। तो मैंने इसके लिए सबका मेंस में आंसर राइटिंग की हुई है, ये हमारे एग्जाम और केवीएस एग्जाम के लिए। करना क्या आपको, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगली क्लास आपको कल मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।